Thursday is the deadline. Thursday is the deadline. ऐसा नंबर मत चूज कीजिएगा जो कि टीचर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाए। आप किस दिन करना चाह रहे हैं? थर्सडे। थर्सडे लेकिन बेचारे झा सर दूर से आते हैं। संदीप सर से भी एक बार पूछ लीजिएगा, एक बार कॉल कर लीजिए मुझे। पहले आप टीचर से तो बात करिए, तो आप कंफर्म करें। और असाइनमेंट से डबल चेक करें, आज तो कुछ एरर्स नहीं डाले। चेक कराएं खुद। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। बस बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक सर, आप बताइए कैसा जा रहा है?
अभी सब आ गए। सो लास्ट क्लास तक पोटेंशियल एनर्जी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें बची हैं, सिर्फ एक पोटेंशियल बचा है, स्केप वेलोसिटी एंड सैटेलाइट। तो होपफुली आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। सो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल potential due to a point mass. देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी से आता है। किसी को याद है पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी? पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते थे? कुछ याद है किसी को? पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते थे? क्या डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की? हम्म, चलो मैं तुम लोगों को जरा अनम्यूट कर दूंगा ना, फिर जरा बात ढंग से होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी कि आप वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी था। जल्दी बताओ, याद आया सबको? हाँ, नेगेटिव वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वाज पोटेंशियल एनर्जी। याद आया सबको या नहीं आया अभी भी? साजिद, साजिद को तो याद था। अजलान, कायनात, और मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है, माइक यूज कर लो। सो जो वर्क डन आया था ना, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे, अगर आप उस वर्क डन को टेस्ट मास से डिवाइड कर दें तो जो आएगा दैट्स पोटेंशियल। कुछ वैसा ही काम जैसा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में करा हो, अगर आपको याद हो। ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स को टेस्ट मास से डिवाइड किया था, पोटेंशियल के लिए वर्क डन को टेस्ट मास से डिवाइड करें। तो फील्ड बेसिकली फोर्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रही थी, पोटेंशियल वर्क डन से रिलेट होगा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट होगा। देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसकी मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले रहा हूं, फिर मैं आगे समझा दूंगा। It is the work done by external force in carrying unit mass from infinity to that point. Just like electric field, ये भी बताएगा कि एक मास के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इट एक्सप्लेन gravitational properties अराउंड अ मास। तो ये बताता है कि एक मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जैसे फील्ड बताता है अराउंड अ मास इन स्केलर फॉर्म। तो देखो जैसे अगर मैंने यहां मास रख दिया और मैं कहता हूं यहां इस मास का इफेक्ट है, तो आप कहेंगे अच्छा यहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। उसी तरह से अगर यहां मास का इफेक्ट है तो यहां मास का पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होगा। बस फर्क ये, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, पोटेंशियल स्केलर है, और बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें। लेकिन दिमाग में डालने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए कुछ बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पता होनी चाहिए, है ना? तो ये सिंपलिस्टिक पिक्चर है इस चीज की। जिस तरह से फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड बताती है मास के अराउंड उसकी मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही पोटेंशियल भी बताता है मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। तो फर्क क्या है पोटेंशियल और फील्ड में? फील्ड इज अ वेक्टर, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। फील्ड और पोटेंशियल को भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये मास m दे दूं और मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ यहां पर पोटेंशियल कितना है, ये सोर्स मास है जिसका आप पोटेंशियल ले रहे हो। और एक चीज और, फील्ड कितने मासेस की प्रॉपर्टी थी? 2 मासेस की, 3 मासेस की, या कम से कम 1 मास की? देखो साद ने सही बताया, साजिद ने सही बताया, सामिया का भी सही है, बस भूल गए बाकी सब। शफात का भी सही है, तोयबा का भी सही है, शिफा का भी सही है, और बाकी सब भूल गए साहब।
एक मास की प्रॉपर्टी, फील्ड एक मास की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल भी एक मास की प्रॉपर्टी। जस्ट लाइक फील्ड, पोटेंशियल भी एक सिंगल मास की प्रॉपर्टी, अगर एक मास होगा तो वो अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो यहां आपको पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो ड्राइव डिफाइन करने का तरीका क्या है। इन्फिनिटी पर आपने एक टेस्ट मास रखा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में करते थे। इस टेस्ट मास को इन्फिनिटी से लेकर पी तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करो। सो पोटेंशियल एट पी इज work done in carrying test mass from infinity to p divided by the magnitude of test mass, बस ये फर्क है। तुमने क्या करा था, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल किया था, लेकिन अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इक्वेट नहीं करेंगे, आप मास से डिवाइड कर द स्केलर। SI unit is जूल पर केजी। स्केलर क्वांटिटी SI यूनिट क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। वर्क डन इज जूल, मास इज केजी, सो इट्स जूल पर केजी। सो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का। आपसे कहेगा एक यूनिट, एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर दी, तो पूरी कैलकुलेशन पोटेंशियल एनर्जी की होगी, सिर्फ हम m को 1 kg ले लेंगे। तो देखो यहां पर अगर इसी डेफिनेशन में मैं आपसे लिखता हूं कि m इज इक्वल टू 1 kg, अगर आप लिखते हैं m इज इक्वल टू 1 kg, तो पोटेंशियल p पॉइंट पर हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी। ये पोटेंशियल है p पॉइंट। तो p पॉइंट पर पोटेंशियल इज वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास, है ना। m 1 kg हो गया, तो जो भी आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे 1 kg को मास को लाने में, वो पोटेंशियल हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से इतना लिख लो, फिर हम देखते हैं कि एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल कैसा आएगा। आज ग्रेविटेशन की लास्ट क्लास है। फिर एक आखिरी चैप्टर रह जाएगा आपका, बस रोटेशन। आज एक वीक। देखो सेकंड बुक तो ओवर है ना, सेकंड बुक में तो बस सरफेस टेंशन थोड़ा सा रह गया, जो आज इस वीक ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में खत्म हो जाएगा। बस सिर्फ रोटेशन बचेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। कैनेडिक थ्योरी एक क्लास का होता है सर, एक क्लास। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको चाहिए पॉइंट मास का। तो देखिए आपने यहां पर एक पॉइंट मास रखा, पॉइंट मास हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये वो मास है जिसकी अपनी कोई डायमेंशंस नहीं है। पॉइंट मास की ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, कुछ नहीं, जस्ट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट मास है। मैं आपसे कह रहा हूं इस पॉइंट मास से कुछ आर सेपरेशन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाओ। लाइक यहां पर इस जगह पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाइए। तो यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इंफिनिटी पर 1 kg का मास रखा, आप इस 1 kg के मास को इंफिनिटी से उठाकर पी तक लेकर आएंगे। इंफिनिटी से पी तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा वो पोटेंशियल है। अब इंफिनिटी से पी तक लाने के लिए आप बीच में एक स्मॉल पाथ चूज करेंगे CD। एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन है जो आपने अभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए करी थी लास्ट क्लास। M से लेकर C पॉइंट तक का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज x।
तो पहले आप 1 kg का मास सी पर रखोगे, आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे सी से डी तक लाने में, जो भी वर्क डन आएगा वो आप उस वर्क डन, वही वर्क डन आपका पोटेंशियल के इक्वल है। दिस इज डी। So work done by external force in carrying 1 kg mass from C to D। C से D लाने का वर्क डन क्या होगा? बाय एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx, ये वर्क डन हो गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए F एक्सटर्नल dx। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने कराया था तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कराया था, पोटेंशियल मैं आपको एक्सटर्नल फोर्स से करा रहा हूं, dx cos 0। तो ये जो आपका वर्क डन आ गया, ये आपका वर्क डन आ गया F एक्सटर्नल इंटू dx। आप चाहें तो वैल्यूज रख दीजिए भाई। F एक्सटर्नल कितना है? इस कैपिटल M की वजह से 1 kg पर फोर्स, सेपरेशन इज x, सो दिस इज gmm बाय x स्क्वायर इंटू dx। अब ये स्मॉल m इज 1 kg, तो स्मॉल m लिखने की जगह मैं जस्ट 1 kg लिखता हूं। dw is gm by x स्क्वायर dx। आपको वर्क डन कहां से कहां तक चाहिए? आपको वर्क डन चाहिए इंफिनिटी से लेकर आर तक। इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से लेकर आर तक लाने का वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड द लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो ये वर्क डन आ गया, इट्स जी एम 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इज -1 बाय एक्स, लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो ये माइनस साइन बाहर चला गया, इट्स माइनस ऑफ जी एम वाई बाय आर -1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है। और यही जो वर्क डन है, यही पोटेंशियल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन है जो आपने पोटेंशियल एनर्जी में की। बस मैंने करा क्या, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से कराई थी, इसीलिए मैंने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क। ये एक्सटर्नल फोर्स से करा रहा हूं, इसीलिए इक्वेट कर दिया, जो वर्क डन आया वही पोटेंशियल लिख दिया, ताकि आप दोनों तरह की कैलकुलेशन सीख जाए। इतना लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर आप एक आध न्यूमेरिकल करोगे। स्केलर है, इसे ऐड, नेगेटिव साइन देखो यहाँ क्या, अच्छा नेगेटिव साइन यहाँ शो कर रहा है कि ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख लीजिए। भाई लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चंस करें?
नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स। देखो बहुत सीधी सी चीज है, ये फील्ड से आसान कॉन्सेप्ट है, फील्ड तो फिर भी टफ कॉन्सेप्ट है। जरा मुझे करके दिखाओ, आपके पास एक मास है 10 kg का, इस 10 kg वाले मास से मैं आपसे कह रहा हूं 20 मीटर के सेपरेशन पर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। यहां डायरेक्शन होगा नहीं, जस्ट स्केलर क्वांटिटी। टेन के जी मास से 20 मीटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाइए। करिए जरा कैलकुलेशन, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। इल्मा जी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इल्मा का तो सही आ रहा है। और बताइए, और किसी का आंसर? अबे इतना वक्त लगता है तुम लोगों को। ठीक है, अजलान का सही है, राहिब का सही है, साद का सही है, साजिद का भी सही है। और आंसर्स? शफात, शिफा, तोयबा, कायनात, अजलान। ठीक है शफात, ठीक है शिफा। तो देखो ये तो सीधी सी चीज है ना, माइनस ऑफ जी एम बाय आर, माइनस ऑफ जी एम बाय आर 6.67 into 10 raised power minus 11 into 10 by r, which is 20. It gets done. अच्छा आपने कर दिया था मुझे। तो ऐसे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, -3.3 इंटू 10 raised to the power -11 जूल पर केजी। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर एक मास है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा मास है, 3-4 में मासेस दे दूं तो क्या करेंगे? Potential due to system of n point mass। एग्जाम में जो आता है साथ वो भी दिखेगा, लेकिन तुम लोगों को तो पहले सिखाना पड़ता है ना फॉर्मूला बेस, तभी आप कुछ कर पाते हैं। n पॉइंट मास, अगर एक से ज्यादा पॉइंट मास, तो ये है एक मास m1, ये है मास m2, ये mn, n मासेस है। और मैं आपसे कहता हूं यहां पोटेंशियल कैलकुलेट की। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हर मास की वजह से आप पोटेंशियल निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे। मींस यहां पर हर मास से इस पॉइंट का सेपरेशन दिया हुआ है। फर्स्ट वाले से मान लीजिए कुछ सेपरेशन है R1, सेकेंड वाले से कुछ सेपरेशन है R2, nth वाले से सेपरेशन है Rn। तो जो नेट पोटेंशियल होगा दैट्स एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स V1 प्लस V2 अप टू Vn। V1 जो होगा इट्स माइनस ऑफ जी M1 बाय R1, V2 is minus of g M2 by R2, Vn is minus of g Mn by R।
हर मास की वजह से पोटेंशियल लो और सारे पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। लिखिए इतना, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इतना लिख लो तो बताना मुझे। तो ये सिर्फ ये कहता है हर मास की वजह से पोटेंशियल निकालो और सारे पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिकली ऐड करो। देखिए आपको स्क्वायर है, 4 मासेस दिए, m 2m 3m 4m। हर स्क्वायर की जो हर एक साइड है दैट साइड इज ए, अब इसमें कुछ ज्योमेट्री तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं पोटेंशियल निकालो एट द सेंटर। स्क्वायर के सेंटर पर बता दो पोटेंशियल कितना हो। तो स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप हर मास की वजह से पोटेंशियल लीजिए, हर इंडिविजुअल मास का पोटेंशियल लीजिए और इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दीजिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हर मास का पोटेंशियल लो और सेंटर पर आ जाएगा। इन सारे सेपरेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर हर साइड ए है तो ये जो सेंटर से सेपरेशन होता है स्क्वायर का, दैट्स ए बाय रूट टू। स्क्वायर की हर साइड का सेंटर से सेपरेशन ए बाय रूट टू होता है। तो जरा मुझे कुछ बताओ, सेंटर पर कितने मासेस है जो पोटेंशियल जनरेट करेंगे, कितने पोटेंशियल्स होंगे सेंटर पर, उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक साजिद का आंसर आया 7, अरे वाह गुड। शफात, कायनात, फजलान। सेंटर पे जो पोटेंशियल होंगे 4 मासेस हैं, हर मास अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक मास का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट सेक्शन में सिखाया है आपको। माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी 2m डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू माइनस ऑफ जी 3m डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू माइनस ऑफ जी 4m डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू। अब जब आप यहाँ पोटेंशियल लेंगे तो देखिए माइनस जी एम बाय ए बाय रूट टू तो कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया। तो ये पोटेंशियल आ गया 7 8 9 10 माइनस 10 जी एम बाय ए बाय रूट टू। इट्स माइनस 10 जी एम बाय ए बाय रूट टू। तो ऐसे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 10 जी एम बाय ए बाय रूट। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। साजिद पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। स्केलर है, सब नेगेटिव में तो ऐड ही तो होंगे। कैंसिल तो तब होता है जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। फीड इसलिए सब्ट्रैक्ट होती थी क्योंकि फीड वेक्टर है, ये तो स्केलर क्वांटिटी। हाँ भी साजिद आया समझ में। तो शायद ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अरे यार साथ तुम्हें फॉर्मूला बेस कराओ तो फिर ये देखो, नेगेटिव तो फॉर्मूले का ही पार्ट है ना, डिराइव करा है, पोटेंशियल नेगेटिव भी तो होता है। इसलिए मैं फॉर्मूला बेस कराता हूँ आप लोगों को पहले।
साहब जो बैचेस सेप्ट में बनती है ना, आपकी बैच कब बनी थी? सितंबर में। उसमें रिवीजन कराना बड़ा मुश्किल होता है। रिवीजन क्लासेस मेरी चल रही हैं, दूसरी बैचेस के साथ चल रही हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। अभी वर्क एनर्जी इन पार रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की बैच ही बहुत लेट बनी थी यार। आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। ट्यूसडे थर्सडे 5:30 to 7 रिवीजन होता है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में रिवाइज करा रहा हूँ, जो और बैचेस खत्म हो गई थी उनका रिवीजन चल रहा है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और देखिएगा। आप पोटेंशियल यूज करके ना वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए पॉइंट दिया, मैंने कहा ये पॉइंट ए है, और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज बी। ये बी पॉइंट है, इसका जो पोटेंशियल है दैट्स वी। आपने एक चार्ज लिया क्यू, इस चार्ज को आप ए से बी तक ले जाए। मुझे चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in carrying charge q from A to B। चार्ज Q को A से B तक ले जाने में कुछ वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, वर्क डन चाहिए। तो देखिए सुनिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर पोटेंशियल पता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इसे याद रखिएगा, कुछ जगह बड़ा काम आएगा। अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप वर्क, सॉरी नॉट चार्ज, सॉरी, सेम कहानी 12th में चार्ज के साथ आती है। तो मास है आपके, मास से मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाओ उस पर। आपको पॉइंट ए दिया है, यहां पोटेंशियल है 10 जूल पर केजी। ये पॉइंट बी दिया है, यहां पोटेंशियल है 25 जूल पर केजी। हाँ, दिस इज वी ए, दिस इज वी बी। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन in carrying 5 kg mass from A to B। भाई जरा बताओ कितना आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, कितना आएगा? साजिद का आंसर सही है, और किसी का कुछ? अजलान, सामिया, राहेब, इल्मा, शफात, साद, सबका सही आ रहा है। वेरी गुड। शिफा का भी सही है। इसे याद रखिएगा, बड़ा काम आता है कुछ जगह। तो वर्कडन के, और वर्कडन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, एम। हमेशा याद रखना, यहां से वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता है। मास कितना है? 5 kg। बी पर पोटेंशियल कितना है? 25। ए पर पोटेंशियल कितना है? 10। इट्स 5 into 15, दिस इज 75। चलिए, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्केप वेलोसिटी। देखो बहुत सीधी सी चीज है स्केप वेलोसिटी। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं समझा रहा हूं स्केप वेलोसिटी क्या चीज है। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे अगर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया,
तो देखिए समझिए स्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है। मान लीजिए मैंने एक पेन हाथ में लिया, मैंने इस पेन को फेंका कुछ वेलोसिटी से, ऊपर गया, ऊपर जाकर रुका, हाईएस्ट पॉइंट पर रुकता है, लेकिन वहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसे उठाकर दोबारा से नीचे ले आती है। आपने कुछ और वेलोसिटी दी, कुछ और ज्यादा हाइट पर गया, वहां रुका बट फिर नीचे आ गया, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। बट अगर मैं बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंकूं कि वो जिस जगह जाकर रुके वहां अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही ना हो, इंफिनिटी पर जाकर रुके। इंफिनिटी का मतलब है वो पॉइंट जहां ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या लगता है आपको, बॉडी वहीं रुकी रहेगी या वापस आएगी? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। अगर मैं एक बॉडी को इतनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या वो वापस अर्थ के पास आएगी या वहीं रुकी रहेगी? बॉडी वापस नहीं आएगी, वहीं जाकर रुक जाएगी। बॉडी को वापस आने के लिए क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर फेंक दिया तो बॉडी को वापस लाने वाला कोई नहीं है, बॉडी वहां जाकर स्टिक कर देगी। तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से अगर आपने बॉडी को थ्रो कर दिया कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो दोबारा नहीं आने वाली, उस वेलोसिटी को हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। नहीं रहा है उतनी वेलोसिटी दी जा सकती है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, कोई ऐसी नहीं कि इनफाइनाइट वेलोसिटी है, उतनी दी जा सकती है। अभी आ जाएगी, अभी सब डिराइव होकर आ जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो देखो स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिराइव करने का तरीका। तो ये हमने क्या किया, ये हमने अर्थ ले ली, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर। एक बॉडी ली मैंने मास एम की, इसे मैंने एक वेलोसिटी से फेंका जिसे मैं स्केप वेलोसिटी कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं यहां से अगर मैंने फेंका तो ये इंफिनिटी पर जाएगी और रुक जाएगी। मीन्स इतनी एनर्जी दी है कि इंफिनिटी तक जा पाए, और इंफिनिटी का मतलब है वहां अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो बॉडी वापस नहीं आएगी। तो जो भी वेलोसिटी दोगे स्केप वेलोसिटी, वो डिराइव करना। तो डिराइव करने के लिए पहले वर्क डन चाहिए अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक फेंकने। तो अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक फेंकने का जो वर्क डन होगा, देखो बड़ा आसान सा काम। सिर्फ इतना करना है, वर्क डन के लिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक लेकर जाना है, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx। सो दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी, जैसे हमने पहले लिया हमेशा से। मास m को आप पहले c से d तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट करो, सेपरेशन कितना होगा dx। सेंटर से c तक का सेपरेशन इज x। तो आप अगर वैल्यूज रख दें तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ r टू इंफिनिटी f एक्सटर्नल इज जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी। जी एम एम को आप बाहर ले जा सकते हैं, जी एम एम बाहर चला गया। 1/x² का इंटीग्रल इज -1/x, लिमिट इज r2। तो ये जो वर्क डन आया, ये कौन सा वर्क डन है, बॉडी को अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक फेंकने का। ये आ गया, माइनस साइन आप बाहर ले जाइए, ये आएगा 1/∞ -1/r। तो ये वर्क डन आ गया, वर्क डन इज माइनस ऑफ जी एम एम 1/∞ -1/r। 1/∞ तो जीरो है, तो ये वर्क डन आ गया, इट्स जी एम एम बाय आर। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर आपने स्केप वेलोसिटी वीई दी है, दैट मींस आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी है। काइनेटिक एनर्जी जो आपने बॉडी को प्रोवाइड करी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू बॉडी, जो आप बॉडी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू मास इनटू एस्केप वेलोसिटी, दैट इज सेकंड इक्वेशन।
तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई होगी? जो भी वर्क डन किया है, यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन किया यही आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इक्वेट कर सकते हैं, आप GMM/R को हाफ MVE स्क्वायर से आप इक्वेट कर सकते हैं। देखो मास से मास कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2GM/R इज एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी आ गई, इट्स रूट ओवर 2GM/R। escape velocity is 2GM/R। ये escape velocity का एक्सप्रेशन। तो देखिए escape velocity किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। देखिए ये जो escape velocity है ये डिपेंड कर रही है बॉडी के मास पर, बॉडी के रेडियस के ऊपर। सॉरी, बॉडी का मास नहीं, कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट जहां से आपने बॉडी को थ्रो किया। M इज, फिलहाल मैं अर्थ से थ्रो कर रहा हूं तो ये अर्थ का मास है। अगर आप किसी प्लैनेट से थ्रो करेंगे तो प्लैनेट का मास होगा। कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, आप जिस प्लैनेट से थ्रो करेंगे उस प्लैनेट का रेडियस आ जाएगा। तो देखो एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? प्लैनेट के मास पर और प्लैनेट के रेडियस पर। बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी का मास 2 kg है या 200 kg है, दोनों के लिए स्केप वेलोसिटी सेम चाहिए होगी। काइनेटिक एनर्जी अलग होगी बट स्केप वेलोसिटी सेम आएगी। अब आप एक काम और कर सकते हैं, जो स्केप वेलोसिटी है ना आपका, रूट ओवर ट्वाइस ऑफ GM/R, इसे आप किसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट कर दें। तो आप R से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो ये escape velocity का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स 2GM/R स्क्वायर इंटू R। GM/R स्क्वायर को G कहते हैं, तो ये escape velocity आ गई, इट्स रूट ओवर 2GR। तो आप ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप अर्थ के लिए escape velocity कैलकुलेट करते हो, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अर्थ के लिए escape velocity कितनी होगी, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कीजिए। ये था ना 2GM/R, जस्ट वैल्यूज रखते चले जाइए। इट्स 2 G कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना है अर्थ का, 6 इंटू 10⁻24। अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये escape velocity अर्थ की, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया, तो वो इंफिनिटी पर चली जाएगी अर्थ के पास में। ह्यूज, बहुत बड़ी वेलोसिटी है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। साउंड की स्पीड 330 340 होती है, साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा है। लेकिन इतने से अगर आपने थ्रो किया तो फिर बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन पुल के पास चली जाएगी। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। जी साजिद, इतनी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर दें। असलान, रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर नहीं फेंका जाता,
रॉकेट्स अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ही होते हैं, तो वेलोसिटी कम होती है, इससे कम होती है। भाई आप लिख लें तो बताइए, सबने लिखा? जैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है साथ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं ऐसे ही, बिल्कुल रॉकेट की तरह। नहीं साजिद, रॉकेट की कम होती है, लेकिन जो थ्रस्ट देते हैं ना आप रॉकेट्स को इनिशियली, स्केप वेलोसिटी के लिए वो ज्यादा देना होगा बस, प्रोसीजर वही है। वैसे ही आप थ्रस्ट देंगे, बस रॉकेट्स को जो थ्रस्ट देते हैं स्केप वेलोसिटी के लिए ज्यादा देना होगा। इतना लिख लो साथ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं करता। सबने लिख लिया? लिखिए इल्मा। साथ अभी आ रहा हूँ मैं आपके डिस्कशंस पर, आप जो पूछ रहे हैं ना अभी डिस्कस करते हैं। भाई साथ देखिए,
हेलीकॉप्टर इसलिए उड़ता है कि वो जो उसका ब्लेड्स रोटेट करते हैं, ब्लेड्स रोटेट कर कर अर्थ को नीचे पुश, एयर को नीचे पुश करते हैं, एयर उसे रिएक्शन देता है, जिस रिएक्शन की वजह से ऊपर रह जाता है। जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो स्पीड बहुत हाई है, उतनी तेजी से घूम रहा है कि वो अर्थ को नीचे पुश कर, इतनी फोर्स से एक्शन कर रहा है अर्थ पर, अर्थ उसे रिएक्शन दे रहा है, सॉरी एयर उसे रिएक्शन दे रहा है, वो रिएक्शन इतना है कि वो रिएक्शन उसके वेट को बैलेंस कर देता है। अगर आप उतनी तेज घुमा सकते हैं तो घुमा दीजिए, वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत हैवी इंजन चाहिए, इंजन बहुत हैवी चाहिए। चलिए ये हो गया। अच्छा अब देखो, अगर मैं बॉडी को स्केप, कुछ चीजें समझना, अगर बॉडी को स्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इस बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद escape velocity, अगर बॉडी को मैं escape velocity से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, then it will comes to rest at infinity। तो अगर मैंने बॉडी को एक escape velocity से फेंका तो वो इंफिनिटी पर जाकर रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन अगर मैं बॉडी को एक वेलोसिटी से फेंक रहा हूं विच इज ग्रेटर देन escape velocity, if body is projected with velocity greater than escape velocity, अगर मैं escape velocity से फेंकूंगा तो इंफिनिटी पर जाकर रुक जाएगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी escape velocity से ज्यादा दे रहे हैं तो इंफिनिटी पर जाकर रुकेगी नहीं, इंफिनिटी पर भी मूव करती रहेगी। then it will continue to move at infinity with velocity v prime। अब वो कभी कभी ये v प्राइम पूछ लेता है, वो आपसे कहता है अच्छा escape velocity से फेंका तो इंफिनिटी पर जाकर रुक गई, हमने फेंका बॉडी को escape velocity से डबल वेलोसिटी से, बताओ क्या होगा इंफिनिटी पर, रुकेगी या मूव करती रहेगी, क्या लगता है आप लोगों को? अगर escape velocity से डबल वेलोसिटी से फेंक दूं तो क्या लगता है इंफिनिटी पर रुक जाएगी या मूव करती रहेगी? मूव करती रहेगी। तो जिस वेलोसिटी से इंफिनिटी पर मूव करेगी वो वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है, देखो बड़ा आसान सा काम है। v है जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, जिसे फेंका आपने, अभी जरा 2 मिनट रुको साथ, इसको देख लो फिर उसके बाद। v इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, v e है आपका एस्केप वेलोसिटी, v ग्रेटर है ve से, जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। तो v प्राइम वो वेलोसिटी है जिससे बॉडी इंफिनिटी पे मूव करेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी, कुछ काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने में रिज्यूम कंज्यूम हो जाएगी, और जो बचेगा वो इंफिनिटी की काइनेटिक एनर्जी। तो जो प्रोवाइड किया आपने काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ एम वी स्क्वायर, जो कंज्यूम की दैट्स हाफ एम वी ई स्क्वायर, इंफिनिटी पर जो बचेगी वेलोसिटी वो हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। देखिए हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये बच गया वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर इज वी प्राइम स्क्वायर। तो यहां से आपने वी प्राइम निकाल दिया, आपने निकाल दिया वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर का रूट इज, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये इंफिनिटी पे मूव करेगा, वी प्राइम। चलिए लिख लीजिए इतना एस्केप वेलोसिटी के लिए।
फिर जरा लास्ट टॉपिक देखते हैं, सैटेलाइट क्या क्या है। भाई इतना लिख लो तो बताओ इसे, फिर लास्ट सैटेलाइट स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, रब करूं इसे? चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक मासिव बॉडी है जो दूसरी मासिव बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है। द मासिव बॉडी revolving around another heavy body mutual gravitational। तो एक हैवी बॉडी जो एक दूसरी हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, उनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसे सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट दो तरह की होती है। एक नेचुरल सैटेलाइट होगी, है ना, नेचुरल सैटेलाइट जिसे मून कहते हैं। हर प्लैनेट का मून होता है, अर्थ का एक मून है, जुपिटर के कई मून है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं।
तो मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है? कहां से एनर्जी आ रही है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। एक और सैटेलाइट होती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आपको बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टडी कर ना, जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपको स्टडी करनी। इतना लिख लीजिए, फिर हम सैटेलाइट स्टार्ट करें। भाई लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखिए, अब जब आप सैटेलाइट लोगे तो सबसे पहले आपको सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। जब आप सैटेलाइट पढ़ते हैं आपको कई पैरामीटर सैटेलाइट के कैलकुलेट करने। जिल्मा नेचुरल सैटेलाइट को मून ही कहते हैं। और मून कई हो सकते हैं ना, अलग अलग प्लैनेट्स के नंबर ऑफ मून्स अलग अलग होंगे, कहते हैं उसे मून ही है नेचुरल सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस ये वो वेलोसिटी है जिससे सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो वेलोसिटी with which satellite revolve around Earth। अगर अर्थ की सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो जिस वेलोसिटी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड इवॉल्व करती है उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी है। सो इफ दिस इज अर्थ, अर्थ का ये रेडियस है कैपिटल आर, ये एक मास है स्मॉल है, अर्थ का मास इज कैपिटल है, ये हाइट है एच, ये रेडियस है कैपिटल आर। तो सैटेलाइट इस मास के अराउंड इवॉल्व कर रही है, यहां से लेकर यहां तक जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल आर, उसे आर प्लस एच लिख सकते हैं। तो एच इज हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउट द सेंटर, से अबाउट द अर्थ है, ये सैटेलाइट। तो h is height of satellite above the surface of earth, h is height of satellite, height of satellite above surface of earth। अर्थ की सरफेस के ऊपर जो सैटेलाइट की हाइट है उसे हम h कह रहे हैं। तो अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का सेपरेशन कितना हो गया, r प्लस एच। आपको वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करो। सैटेलाइट कैसे जा रही है, सर्कुलर ट्रैक पर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो जरूरत पड़ेगी इसे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। सैटेलाइट को जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट will provide centripetal force, will provide centripetal force। तो आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट्स g mm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट्स सेकंड इक्वेशन। आप इक्वेट कर सकते हैं 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 and 2। जब आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो देन यू विल गेट
सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी? mv स्क्वायर बाय आर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? gmm बाय आर स्क्वायर। तो देखिए m से m कैंसिल हो गया, r से स्क्वायर कैंसिल हो गया, v आ गया, इट्स रूट ओवर gm बाय आर। आप स्मॉल r को r प्लस h लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जो v होगा दैट्स रूट ओवर gm बाय r प्लस h। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा वो वेलोसिटी रूट ओवर gm बाय r या gm बाय r प्लस h, इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतना लिखिए, जब ये हो जाए तो बताइएगा मुझे, फिर हम और टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये सबने लिख लिया? चलिए गुड। नेक्स्ट देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद सेकंड वो आपसे पूछता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिंपली मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इट्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट्स नोन एज टाइम पीरियड। तो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे एक ऑर्बिट में। ये हाइट है सैटेलाइट की अर्थ की सरफेस के ऊपर। ये सेंटर से सेपरेशन है स्मॉल आर, जिसे आर प्लस एच लिखते हैं। तो आपको चाहिए एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है दैट्स 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिससे रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट भी करा है, 1 2 हो गया था, इसे 3 कह देते हैं। तो 3 और इसे हम 4 कह देते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए, 3 को आप 4 में रख दीजिए। तो 3 को जब आप 4 में रख देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई आर बाय वी। वी इज रूट ओवर जी एम बाय आर। इस रूट आर को आप ऊपर ले जाइए तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई आर, इट्स रूट ओवर आर बाय जी। अब एक चीज और देखिए, अगर आप इसको 2 पाई आर को रूट के अंदर ले जाएं, जब आप क्वांटिटीज को रूट से बाहर लाते हैं तो पावर हाफ हो जाती है, जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। सो इट्स रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई जी। इट्स रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी। तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी। ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का अराउंड द। अब आप स्मॉल आर को चाहो तो आर प्लस एच लिख दो।
स्मॉल आर को आर प्लस एच लिख दीजिए। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, इट्स रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी। अब आप यहीं से चाहें तो हाइट निकाल सकते हैं सैटेलाइट की, यहां से एच हाइट निकाल सकते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको फिफ्थ कह देते हैं, इसे सिक्स कह देते हैं। इतना लिखिए क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है, एक नहीं लिखोगे तो दूसरे में परेशानी आएगी। इसे लिखिए, फिर हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। चलिए लिख लिया। अब देखो इसी टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से ना हम हाइट निकाल दें, इसी टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से हम हाइट निकाल दें। तो देखो हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये है ना टाइम पीरियड टी इज रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी। आपका काम है ये एच निकालने का, तो दोनों साइड स्क्वायर लीजिए। टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इज आर प्लस एच क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट ले लीजिए, इट्स जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 is r plus h. It's gmt square by 4 पाई स्क्वायर to the power 1/3 minus। ये हाइट है सैटेलाइट की अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे इतनी हाइट पर सैटेलाइट हो रही है। लिख लीजिए, फिर इसके बाद एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। भाई हो गया ना? भाई लिखा है इतना सबने? चलो गुड, लिख लिया। देखो यार, इसके बाद फोर्थ देखिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बस लास्ट टॉपिक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मुझे आप लोग बताओगे जरा, आपको क्या लगता है कितने टाइप की एनर्जी? अब ये लास्ट टॉपिक है, इसे तो बता दो। ये अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। हाँ? ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है।
radius of the earth is capital R, mass of the earth is capital M, height is h, separation is small r. तो अर्थ के अराउंड इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए मुझे बताओगे कितनी तरह की एनर्जीज होंगी सैटेलाइट में? देखो जरा, कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने ग्रेविटेशन में या सिर्फ रटा? साथ कह रहा है सिर्फ एक टाइप की एनर्जी होगी। दो तरह की एनर्जीज होंगी ना, काइनेटिक एनर्जी भी होगी मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी अर्थ और सैटेलाइट में इंटरेक्शन की वजह से। भाई अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो एनर्जीज होंगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमने अभी पढ़ा था, वी कितना आया था? जी रूट ओवर जी एम बाय आर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r, ये काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। ये सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी आप लिख सकते हैं सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So kinetic energy is gmm by 2r. Potential energy is gmm by r. So ये total energy आ गई minus of gmm by 2r. तो ये total energy है सैटेलाइट की। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें, देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। तो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज जस्ट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूं तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। दिख रहा है तीनों एनर्जी इंटर रिलेटेड है। अगर पोटेंशियल पता है तो टोटल पता है, टोटल पता है तो काइनेटिक पता है, कोई एक एनर्जी पता है तो आप बाकी सारी एनर्जी निकाल सकते हैं। लिख लीजिए ये एनर्जी हो सकता है। एक चीज और देखिएगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होना बता रहा है कि सैटेलाइट इज इन बाउंडेड ऑर्बिट। सैटेलाइट इन बाउंडेड ऑर्बिट। बाउंडेड मींस अपने आप बाहर नहीं निकल सकती है, एक बाउंडेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहेगी अर्थ के अराउंड। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप निकलकर बाहर चली जाए। ये नेगेटिव साइन बता रहा है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं क्लास बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब। किसे कहते हैं साथ फोर्स कांस्टेंट? क्या मतलब है साथ फोर्स कांस्टेंट का, एक बार बताओ मुझे जरा। वही पूछ रहा हूँ, क्या चीज होती है फोर्स कांस्टेंट? कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, मुझे बताओ क्या मतलब है फोर्स कांस्टेंट का। हाँ साथ जल्दी बताओ, फोर्स कांस्टेंट से क्या मतलब है तुम्हारा? साथ फोर्स तो हमने कैलकुलेट करी है ना, देखो हमने कहाँ से निकाला था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहीं से तो हमने कैलकुलेट किया था। हाँ? सामिया,
वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी से पता चलता है। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन बताता है कि ग्रेविटी अट्रैक्टिव है। टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से ज्यादा है, मींस ऑर्बिट बाउंडेड है। फर्क है। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड to remove satellite from its orbit. सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाहर निकाल कर क्या करोगे, और इसे इंफिनिटी पर फेंक दोगे। तो सैटेलाइट जहां भी घूम रहा है वहां से निकालकर उसे इंफिनिटी पर फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी होती है जस्ट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, सो इट्स GMM डिवाइडेड बाय 2R, इसे बाइंडिंग एनर्जी। जरा मुझे एक कैलकुलेशन आप करके दिखाओगे। अच्छा, इसके बाद आपका एक होमवर्क है, थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चंस आते हैं वो आप लिखेंगे, तो मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। राइट शॉर्ट नोट on geostationary satellite and polar satellite. तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट पर स्मॉल नोट लिखना है। चलिए इतना लिख दीजिए। ग्रेविटेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास से हम रोटेशन स्टार्ट करें। तो समझिए आपका 90% सिलेबस हो चुका है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें कहीं बाकी हैं। चलिए मैं फ्राइडे जो क्वेश्चन दिया था उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। भाई फ्राइडे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 7 से नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। भाई ये रॉड दी थी मैंने, और मैंने कहा था रॉड के पास यहाँ एक मास रखा हुआ है, आर सेपरेशन पर फोर्स निकालिए। तो तरीका ये, रॉड का एक स्मॉल पोर्शन ले लो dm, जिसकी लेंथ dx होगी। भाई फ्राइडे जो क्वेश्चन दिया था मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ, यहां से सेपरेशन dx से पहले dm की वजह से m पर फोर्स लो, df कहते हैं, ये आ जाएगा GMM बाय एक्स स्क्वायर। टोटल फोर्स के लिए इसे इंटीग्रेट कर दो, GMM बाय एक्स स्क्वायर dx। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, स्मॉल एलिमेंट तुम्हारा यहां से यहां जा सकता है, ये सेपरेशन है अगर तो x r की इक्वल है। स्मॉल एलिमेंट यहां ले गए तो अपर लिमिट हो जाएगी x इज r प्लस एल, r से r प्लस एल तक इसे इंटीग्रेट कर दो। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो GMM तो बाहर चला गया, x टू द पावर -2 का इंटीग्रल इज -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, लिमिट इज r टू r प्लस एल। तो ये फोर्स हो गई माइनस ऑफ GMM x to the power -1, it's r to r plus l। सो ये फोर्स हो गई, इट्स माइनस ऑफ GMM, इट्स 1 by x, इट्स r to r plus l। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इट्स माइनस ऑफ GMM
1/r+l माइनस 1/r। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन हुआ माइनस ऑफ GMM, इट्स r इंटू r+l, r माइनस r माइनस। अब तो ये आप लिख लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो फोर्स का आ जाएगा माइनस ऑफ GMM प्लस हो जाएगा इंटू L/r। चलिए लिख लीजिए। चलिए भाई, आज की क्लास ओवर। कल जो हम सरफेस टेंशन कर रहे थे वही कंटिन्यू करें।